हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। ये टॉपिक इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में वन लाइनर नोट्स के थ्रू कवर करेंगे। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। हमें याद रखना है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर हम इसके समय की बात करें तो ऋग वैदिक काल जो है उसे 1500 ईसा पूर्वी से 1000 ईसा पूर्वी तक माना जाता है, और वहीं उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है आपका 1000 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी। नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेद है। नंबर 3, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद। इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। नंबर 4, यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद से मिलते हैं। हमें याद रखना है यजुर्वेद से मिलते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, य से यज्ञ और य से ही यजुर्वेद। तो यानी कि यज्ञों का जो वर्णन है वो मिलता है यजुर्वेद में। नंबर 5, देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं। इसका आंसर है सामवेद। सामवेद में सभी मंत्रों का वर्णन है। साम का मतलब होता है गान या गायन। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ है। सामवेद से हुआ है। हमें याद कैसे रखना है, स से सामवेद और स से ही संगीत, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है। अथर्ववेद से। इसे याद कैसे रखेंगे, चिकित्सा शब्द बना है चिकित्सक से, यानी कि डॉक्टर। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें अर्थ देते हैं, उसके बाद ही वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे हमें याद रखना है, अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी जो विधियां है उसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, वेद के कितने भाग है। वेदों के भी फर्दर क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक व उपनिषद। नेक्स्ट, जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख वेदों में मिलता है। वेदों की बात हो रही है तो वेदों में 16 संस्कार का उल्लेख मिलता है। नंबर 10, वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है। यानी कि आश्रम कितने हैं, 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं कि वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को 100 वर्ष का मानकर 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला हो जाएगा आपका 1 से 25 वर्ष, जो कि होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम। देन 50 से 75 आपका वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में 75 से 100 हो जाता है आपका संन्यास आश्रम। इस तरीके से मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। वर्ण व्यवस्था हमको पता ही है, 4 वर्ण है। उनका आधार क्या था, कर्म उनका आधार था। यानी कि आप जो कार्य करेंगे उसी वर्ण के आप माने जाएंगे। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप ब्राह्मण वर्ण से माने जाएंगे। नेक्स्ट, आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना जाता है। कुटुंब। कुटुंब यानी कि परिवार। परिवार को माना जाता है। नंबर 13, वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। हमें पता ही है कुटुंब का मतलब होता है परिवार। नेक्स्ट, कुटुंबों से मिलकर क्या बनता है, या क्या बनता था, ग्राम बनता था। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आर्यों के समय समाज की जो सबसे छोटी इकाई, अगर अभी भी अगर हम कहें, आज के प्रेजेंट वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सबसे छोटी इकाई जो होती है समाज की वो परिवार ही होती है। यानी कि परिवारों से मिलकर क्या बनता था, ग्राम। ग्रामों के मिलने से क्या बनता था, विष। विष बनता था। नेक्स्ट, विष का मुखिया कौन होता था, विषपति। याद रखना है हमको, विष से बना है विषपति। नेक्स्ट, विष के समूहों से किसका निर्माण होता था। सभी बहुत सारे विष जो हम कह सकते हैं मिलके बनाते थे, जन। नेक्स्ट, जन का शासक क्या कहलाता था। जन का शासक कहलाता था राजन या जनपति। जन से ही शब्द बना है राजन, और जन से ही शब्द बना है जनपति। ये आपको याद रहेगा, इसमें आप भूल नहीं सकते। नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय उनका था कृषि, क्योंकि वो हमें पता ही है गंगा यमुना दो आपके पास आकर हम कह सकते हैं सेटल्ड हुए थे। हम नदी के पास रहेंगे तो मेन व्यवसाय जो होगा वो होगा कृषि।
वैदिक काल में खिल्य भूमि किसे कहा जाता था? बंजर भूमि को कहा जाता था। याद कैसे करना है? खिल्य, खिल्य शब्द बना है खाली से, जैसे हमें याद रखना है। तो खाली भूमि है, क्यों? क्योंकि वो बंजर भूमि है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो व्यापारी को कहा जाता था पणी। देखो, व्यापारी में भी प आ रहा है, देन पणी, ऐसे हमको याद रखना है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है? निष्क। याद रखना है, निष्क कहते थे उस सिक्के को। क आ रहा है और निष्क में भी क आ रहा है, तो ऐसे हमको याद रखना है। सिक्का वैदिक काल का, उसको कहते थे निष्क। उसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो उसको पंच मार्क कॉइन्स भी कहते थे। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी? यानी कि उस समय वस्तु विनिमय था, यानी कि आप वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे। उस समय सिक्के या पैसे नहीं आए थे, तो लोग वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे। यानी कि उनके जो व्यापार का जो माध्यम था वो था वस्तु विनिमय। अब बात कर लेते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, यानी कि यहाँ पर हम ऋग्वेद काल की जो नदियाँ हैं उसका तत्कालिक नाम देखेंगे और वहीं उसके वर्तमान नाम के बारे में जानेंगे। पहला है कूबा। कूबा तत्कालीन नाम है, वर्तमान में नाम है इसका काबुल। कुर्मुदा, कुट्ठम। गोमती नदी, गोमल। सुवस्तु, स्वात। सिंधु, सिंध। विस्तसा, झेलम। विपाशा, व्यास। पुरुषनी, रावी नदी। अश्किनी, चिनाब। शतुत्री, सतलज। ध्वजवती, सरस्वती। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेते हैं कि तत्कालिक नाम क्या है, या किसी भी नदी के बारे में पूछ लेंगे कि इसका वर्तमान नाम क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको मेरे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।